अस्सलाम वालेकुम। आज हमने एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 11, 12 को करना है जी। 10 तक हमने कर लिए थे, ये हमारा प्रीवियस लेक्चर था। आप लोगों ने उम्मीद है कि नोट कर लिए होंगे और अच्छी तरह इनकी प्रैक्टिस भी कर ली होगी। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 करने से पहले हम ऐसे करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 और 14 कर लेते हैं, क्योंकि ये जो दो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 13 और 14, ये एक सीक्वेंस चल रहा है। ऊपर वाले जो क्वेश्चन थे 9, 10 और इससे प्रीवियस क्वेश्चंस, उनकी तरह आसान से सवाल है। 11 और 12 थोड़े से टफ हैं, थोड़े से, ज़्यादा नहीं, बस थोड़े से मुश्किल हैं, थोड़े समझने पड़ेंगे। अब 13 में पहले करा रहा हूँ, फिर 14 करवाऊँगा, फिर 11 और फिर 12। फाइव टाइम्स सी माइनस 5 टाइम्स डी, डिनोमिनेटर में है सी स्क्वेयर्ड माइनस डी स्क्वेयर्ड। बहुत ही आसान सवाल है, फार्मूला यूज़ हुआ है। 8th क्लास में आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, ये मैं रेफरेंस में फार्मूला लिख रहा हूँ। ए स्क्वेयर्ड माइनस बी स्क्वेयर्ड इक्वल्स टू ए प्लस बी टाइम्स ए माइनस बी। देखिए, जब दो रकमें हमारे पास मौजूद हों, सेंटर सिंबल उनका नेगेटिव हो और दोनों के ऊपर स्क्वेयर्ड मौजूद हो, तो उस सूरत में हमने दोनों रकमों को बग़ैर स्क्वेयर के एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिखना होता है। ठीक है, ये बात आप समझ लें। यहाँ देखें, दो रकमें हैं सेम इसी तरह से, जैसे ये हमारे पास फार्मूला मौजूद है, सी स्क्वेयर्ड माइनस डी स्क्वेयर्ड। तो इस सूरत में हमारे पास ये रिज़ल्ट क्या आना चाहिए? अगर हम इस फार्मूले के साथ इसको कंपेयर करते हैं तो हमारा रिज़ल्ट होना चाहिए डिनोमिनेटर में सी प्लस डी एंड सी माइनस डी। ठीक है जी, ए जो है वो हमारा सी हो गया और बी जो है वो हमारा डी हो गया। तो दोनों को हमने बग़ैर किसी पावर के एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में लिखना था। तो यहाँ पर भी हमने यही काम किया कि दोनों को बग़ैर किसी पावर के एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिख दिया। अब है न्यूमरेटर की बारी। न्यूमरेटर को ज़रा गौर से देखो, यहाँ एक टर्म ऐसी है जो कॉमन है। हाँ जी, कौन सी है वो टर्म? 5। तो यहाँ पर हमारे पास कॉमन हुआ 5, तो c माइनस डी, और डिनोमिनेटर में हमारे पास है c प्लस डी एंड c माइनस डी। अब देखिए, न्यूमरेटर में जब हमने 5 कॉमन लिया है ना, अब ये पढ़ा जाएगा 5 टाइम्स c माइनस डी, यानी ये जो c माइनस डी है 5 दफ़ा मौजूद है। अब ये 5 और c माइनस डी, इन दोनों में मल्टीप्लिकेशन रिलेशन है, यानी अब न्यूमरेटर में जो फंक्शन हमारे पास मौजूद है, जो रकम है, ये मल्टीप्लिकेशन में आ गई है, प्रोडक्ट फॉर्म में आ गई है। और डिनोमिनेटर में भी हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म में वैल्यूज़ मौजूद हैं। ये c माइनस डी से कैंसिल हो जाएगा और बाकी जो बच जाएगा वो हमारा आंसर होगा। और बाकी बचता क्या है जी? 5 बच गया न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या बच गया? c प्लस डी। ये है हमारा आंसर। देखिए कितना आसान सा सवाल है। अब क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, इधर है हमारे पास न्यूमरेटर में एक्स स्क्वेयर्ड और माइनस वाई स्क्वेयर्ड, डिनोमिनेटर में 3 टाइम्स वाई माइनस 3 टाइम्स एक्स। जी हाँ, बिल्कुल इसी तरह से न्यूमरेटर में हमारे पास है एक्स स्क्वेयर्ड और माइनस वाई स्क्वेयर्ड, जैसे हमारे पास यहाँ डिनोमिनेटर में था सी स्क्वेयर्ड और माइनस डी स्क्वेयर्ड। तो इसको हमने क्या करना है? 2 दफ़ा लिख लेना है बग़ैर पावर के, एक दफ़ा प्लस में और ब्रैकेट डाल के एक दफ़ा माइनस में। यह आ जाएगा x प्लस वाई और फिर आ जाएगा x माइनस वाई। ठीक हो गया जी, इतनी बात समझ में आ गई। अब ये जो हमारे पास सवाल था ना 13, इसमें न्यूमरेटर में 5 कॉमन था, इसके डिनोमिनेटर में 3 कॉमन है, तो ये 3 भी कॉमन ले लेते हैं हम।
3 को हमने कॉमन ले लिया तो इनसाइड हमारे पास क्या बच जाना चाहिए, y माइनस एक्स। अब ज़रा बताओ कौन सी चीज़ कॉमन है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, x माइनस वाई। तो यहाँ x माइनस वाई है, यहाँ पर है x माइनस वाई, यहाँ तो नहीं है x माइनस वाई, यहाँ तो y माइनस एक्स है। तो लिहाजा अभी कुछ कॉमन नहीं है। हाँ, न्यूमरेटर को कॉमन करने के लिए डिनोमिनेटर में हम कोई ना कोई ऐसी तब्दीली करेंगे जिससे न्यूमरेटर बैलेंस हो जाएगा। अब ज़रा गौर से देखो इस स्टेप को और समझ रहे हैं इस स्टेप को। आपने न्यूमरेटर को एज इट इज़ लिख देना है जैसे वो है, x प्लस वाई और यहाँ पर आ गया x माइनस वाई। और डिनोमिनेटर को चेक करो, डिनोमिनेटर में हमारे पास है 3 इंटू और इंटू दरमियान में हमने माइनस लगाया हुआ, ब्रैकेट लगा के हमने रकमें नहीं लिखी हैं, अभी ब्रैकेट लगाई है, उसके अराउंड जो दरमियान में सिंबल था वो लिखा है, उसके अराउंड जो वैल्यूज़ थी वो भी नहीं लिखी। अब ज़रा गौर से देखो, यहाँ पर है हमारे पास y माइनस एक्स। अगर हम चाहते हैं ना कि ये x इधर आ जाए, y इधर चला जाए और ये न्यूमरेटर वाली वैल्यूज़ के बराबर हो जाए, यानी x और माइनस y हो जाए, तो आप ऐसे करो, बाहर एक माइनस लगा दो। बाहर जैसे ही आप माइनस लगाएंगे अंदर वैल्यूज़ के सिंबल चेंज हो जाएंगे। देखें, बाहर अगर हम माइनस लगाते हैं ना तो ये y माइनस में हो जाएगा, x प्लस में। आप प्लस वाली रकम पहले लिखी जाएगी, माइनस वाली बाद में। लिहाजा इसलिए हमने कहा बस अभी आप फ़िलहाल, अभी क्योंकि नया नया है 10th का मैथ, तो इसलिए आप अभी फ़िलहाल जो है ऐसे करें कि ये इतना स्टेप याद रख लें कि माइनस जब हम बाहर लगाएंगे तो ये वाली रकमें आपस में चेंज हो जाएंगी, पहली रकम बाद में, बाद वाली रकम पहले। लेकिन एक बात और भी याद रखनी है कि इस सूरत में हमारे पास ये जो सेंटर सिंबल है ना, ये माइनस में होना चाहिए। जैसे यहाँ माइनस में था तो हमने बाहर माइनस लगाया तो ये रकमें चेंज हुई। अगर वो प्लस में है तो फिर हम उसको वैसे ही चेंज कर देंगे, फिर माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब ये वैल्यूज़ बराबर हो गई हैं, इनको हमने काट दिया। अब नीचे बच गया 3। अब 3 के साथ माइनस है। देखें, जो न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में होल वैल्यू के साथ जो माइनस होता है, जो डिनोमिनेटर होल के साथ हो या न्यूमरेटर, वो साइड पे लिख दिया जाता है। इसको हमने यहाँ साइड पे उतार दिया, माइनस ले आए यहाँ पर, ऊपर आ जाएगा x और यहाँ पर प्लस y, और ये है आपका आंसर। अच्छा बच्चों, ज़रा गौर से देखो, इस स्टेप में यही एक टेक्निकल वर्क है, ये माइनस लगा के रकमों को चेंज करने वाला, यही एक टेक्निकल वर्क है। एग्जामिनर की नज़र जो है ना इस सवाल में, अगर ये सवाल अक्सर पेपर में आता है, अगर एग्जामिनर ने ये सवाल दिया तो उसकी नज़र डायरेक्ट यहाँ पढ़नी है कि इसने माइनस कॉमन लिया है रकमों को काटते हुए, x माइनस वाई किया, y माइनस एक्स को। अगर किया तो ठीक है, आगे माइनस अप्लाई होके आंसर आ जाएगा। यहाँ तक आपका 2 सवाल जो मैंने कहा है कहीं पहले हम कर लेते हैं वो हो गए। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। अब जरा 11 क्वेश्चन को ना आपने थोड़ा समझना है, ये समझने वाला क्वेश्चन है। वैसे तो ये भी समझने वाले थे, ये थोड़ा ज़्यादा समझने वाला है। सिक्सटीन a टू पावर 6 और b टू पावर है हमारे पास 7, और डिनोमिनेटर में है 12 टाइम्स a टू द क्यूब b टू द 5 प्लस 20 टाइम्स a टू पावर 5 और b टू पावर 4। यहाँ पर हमारे पास जो न्यूमरेटर में वैल्यूज़ है ना, सारी की सारी मल्टीप्लिकेशन रिलेशन में है। देखें, 16 मल्टीप्लाई हो रहा है a टाइम्स 6 a टू पावर 6 से, और a टू पावर 6 मल्टीप्लाई हो रहा है b टू पावर 7 से। ये सारे आपस में मल्टीप्लिकेशन रिलेशन में। लेकिन डिनोमिनेटर में हमारे पास जो वैल्यूज़ मौजूद हैं, इनके सेंटर में प्लस है। हमने नीचे भी प्रोडक्ट फॉर्म में वैल्यूज़ को लाना है। अगर न्यूमरेटर में हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म में है और हम चाहते हैं कि नीचे वाली रकमें जो हैं वो कटें, तो कटने के लिए ज़रूरी है कि इनको भी हम प्रोडक्ट फॉर्म में लेके आएँ। अब प्रोडक्ट फॉर्म में कैसे लेके आएंगे? पहले तो ये 16 a टू द पावर 6 और b टू पावर 7, इसको तो आप एज इट इज़ उतार लो ना। अब डिनोमिनेटर को चेक करो। अब पहले ना कांस्टेंट को देख लो।
यानी नंबर्स जो है ना इनको पहले चेक कर लो। अब देखो पहले हमारे पास है 12 और इधर है हमारे पास 20। अब मुझे ये बताओ 12 और 20 के टेबल में कौन सी वैल्यू ऐसी आती है जो कॉमन हो, यानी कि कौन सा टेबल ऐसा है जिसमें 12 और 20 सेम आता हो। 4 3 12 और 4 5 यानी 4 का टेबल है, इसमें 12 भी आता है और 20 भी आता है। और जिस जिस वैल्यू पर जिस जिस मल्टीपल पर वो आ रही हैं ज़रा उनको लिखें। हमने कॉमन क्या लिया, 4 कॉमन आ गया। अब मैं ज़रा जगह छोड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे ए बी भी लेना है, तो वो मैं बाद में बताता हूँ आपको कि कैसे लेना पड़ेगा। अभी मैं कांस्टेंट ले रहा हूँ। अब 4 का टेबल पढ़ो ज़रा 12 के लिए। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और 4 3 ज़ा 12। अब ये आया 4 3 ज़ा, और ये जो मल्टीपल होता है ना वो यहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर आ जाएगा 4 3 ज़ा। अब सेंटर में सिंबल कौन सा है जी, ये भी जगह छोड़ के ज़रा मैं लिखने लगा हूँ कि यहाँ मेरी वैल्यू आनी है, क्योंकि मैंने कहा अभी मैं कांस्टेंट की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर है हमारे पास 20। अब 4 का टेबल 20 के लिए पढ़ो। 4 5 20, तो 4 5 20, तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चे 5। अब यहाँ पर कांस्टेंट के बाद वेरिएबल्स जो है हमारे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो हैं ए और बी, इनको ज़रा चेक करो जी। यहाँ पर ए की पावर है 3 और यहाँ पर ए टू पावर है 5। अच्छा अब मैं ना आपको यूँ लिख के देता हूँ, इधर ज़रा गौर से देखो। ए टाइम्स ए, फिर है ए टाइम्स ए टाइम्स ए टाइम्स ए टाइम्स ए। नीचे मैंने लिखा है ए को 5 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, ऊपर मैंने लिखा है ए को 3 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में। तो ये वाला बनेगा ए टू पावर 3 और ये वाला बनेगा ए टू पावर 5। अब मुझे ये बताओ इन दोनों में कितनी मर्तबा ए कॉमन है। आप ना ऐसे कर लो, ये ऐसे 3 टाइम्स ऊपर ए है और नीचे 3 टाइम्स कॉमन है, 2 टाइम्स इजाफी है। दूसरी रकम में 3 टाइम्स कॉमन है, 2 टाइम्स इजाफी है। अब ज़रा गौर से देखते रहना, जो कॉमन पोर्शन होता है ना वही हमने बाहर निकालना होता है। अब कॉमन आपने कितना कहा, ए टू पावर 3 को, तो ये ए टू पावर 3 यहाँ लिख दो। अब ये जो 3 था इसके पास ए की पावर थी कितनी, ये 12 के मल्टीपल वाली रकम है ना, तो इसके पास जो ए की पावर थी वो कितनी थी, 3 ही थी, और वो 3 की 3 बाहर चली गई, तो बाकी इसका मतलब है इसके पास ए ना बचा। अब हम ये देखते हैं कि ये जो सेकंड वैल्यू थी इसके पास ए कितना था, इसके पास ए था 5 पावर थी ए की, 5 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में था ए। अब 5 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में से 3 टाइम्स तो गया, बाकी कितना बच गया जी, 2 टाइम्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर बच जाएगा ए टू स्क्वेयर। ये बात समझ में आ गई, पॉइंट समझ में आया। अगर नहीं समझ आया तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके ना रिवाइंड करके बार बार सुनो, इंशाल्लाह ये समझ आ जाएगा कि मैंने क्या कहा है। अब है बी की बारी। अब यहाँ बी के लिए भी हम इसी तरह ही कर लेते हैं। ये सवाल ही मैं मिटा रहा हूँ जी, ये हो गया नोट। अब बी को भी हम इसी तरह करते हैं। अब देखें बी टाइम्स बी टाइम्स बी टाइम्स बी टाइम्स बी। अब ये जो पहली रकम थी ना उसके साथ 5 टाइम्स बी था, तो ये क्या बन गया, ये बना बी टू पावर 5 मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में। अब दूसरे को देखें, ये हमारे पास बी टू पावर 4। अब ये बी टाइम्स बी टाइम्स बी टाइम्स बी इक्वल्स टू बी टू पावर 4 टाइम्स इन मल्टीप्लिकेशन फॉर्म। अब बताओ दोनों में कॉमन कितना है जी, 1 2 3 4। अच्छा इसको ना यूं ऊपर की तरफ मिलाओ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ठीक है। इसका मतलब है इतना पोर्शन जो है वो कॉमन हो गया। अब इतना पोर्शन कॉमन हुआ तो कितनी मर्तबा कॉमन है, 4 टाइम्स। 4 टाइम्स हमारे पास कॉमन हुआ, तो हम यहाँ बाहर लिखेंगे बी टू पावर 4। अब बी टू पावर 4 भी बाहर लिख दिया। अंदर ये वाली जो पहली रकम थी इसके साथ b की पावर थी 5। अब 5 सी 4 टाइम्स तो बाहर गई, तो बाकी कितनी बच गई, 1 टाइम।
तो ये 1 टाइम हम यहाँ पर लिख देते हैं। उसके बाद इसको चेक कर लें, इसके साथ कितनी पावर थी b की 4। अब 4 का 4 ही बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा, कुछ भी नहीं, लिहाजा यहाँ हम ब्रैकेट को क्लोज लगा देंगे। यहाँ ब्रैकेट क्लोज हो गई। अब ये मल्टीप्लिकेशन फॉर्म हो गई, ये वैल्यू इस पूरी पैरेंथेसिस वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रही है। अब ये जो मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर है ना, ये पहला इसको हम इस न्यूमरेटर से काट सकते हैं। अब टेबल पढ़ने की बारी है जी। 4 1 ज़ा 4 एंड 4 4 ज़ा 16। टेबल पढ़ा, पहले हमने कांस्टेंट को काट दिया। अब a टू पावर 3 है, ऊपर a टू पावर 6 है। अच्छा, ये मैंने जो कल वाला लेक्चर था ना, उसमें मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि किस तरह, मैंने ये भी बताया था कि 6 चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं किस तरह से हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अंदर पावर जो कॉमन बेसिस आती हैं उनके बैलेंस करनी होती है। अगर नहीं याद तो फिर उसको रिवाइंड करें। ये आ जाएगा 4 और यहाँ पर a टू पावर 6 और 6 में से हमने माइनस करना है 3 को। अच्छा, यहाँ कुछ बच्चे यूँ भी पूछ सकते हैं, सर हमने 3 में से 6 को क्यों नहीं माइनस किया? तो कर दो माइनस, किसने रोका है? आप 6 को नीचे ले आओ, यहाँ 3 में से माइनस करो, 3 माइनस 6 लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? 3 माइनस 6। अब 3 माइनस 6 का रिजल्ट बताओ। 3 में से 6 गए, 3 में से 6 जा नहीं सकते भाई। क्यों नहीं जा सकते? जा सकते हैं। यहाँ पर 3 बचेगा, जैसे 6 में से 3 जाता है वैसे 3 में से 6 भी जाता है, लेकिन सेंटर, इसका जो सेंटर में सिंबल है, सॉरी, जो इसका बिग वैल्यू सिंबल है वो आ जाएगा -3, यानी हम इसको लिखेंगे -3 बच जाएगा हमारे पास। तो फिर माइनस पावर को पॉजिटिव करनी पड़ेगी, तो वो रकम हम ऊपर ले जाएंगे। लिहाजा बेहतर है कि जो हमारे पास बड़ी वैल्यू हो उसको हम बड़ी पावर हो उसको हम नीचे ले आएँ। वैसे भी हमने एक लॉ पढ़ा था जब मैंने आप लोगों को 6 चैप्टर शुरू करवाया था ना, तो मैंने ये एक लॉ आपको पढ़ाया था कि अगर हमारे पास a टू पावर न्यूमरेटर में m हो, डिनोमिनेटर में n हो, तो, और यहाँ पर यह भी बताया था अगर हमारे पास m ग्रेटर देन n हो तो उस सूरत में क्या होगा, a टू पावर m माइनस n। इसको हम यूँ लिखेंगे, यानी बड़ी पावर में से छोटी पावर को माइनस करना है। तो लिहाजा ये पूरी क्लियर हो गई। अब पहले नहीं पता था तो अब पता चल गया। अब आ जाएंगे b की तरफ। अब b की पावर भी ऊपर बड़ी है, नीचे छोटी है, तो ये भी मसला हल हो गया। 7 माइनस 4 और डिनोमिनेटर में आ गया हमारे पास। अच्छा देखो, जिसकी पावर को आप ऊपर ले गए हो ना, अब वो नंबर आपने नहीं लिखना जिसकी पावर, ये जैसे 4 तो कट गया ना, 4 तो ख़त्म। अब जैसे a टू पावर 3 है, a टू पावर 6 हुआ, अब ये पावर ऊपर गई, माइनस हो गई, तो अब a नहीं लिखा जाएगा, a यहाँ से ख़त्म हो चुका। इसी तरह जब b की पावर 4 है, ये पावर 4 ऊपर जाके 7 में से माइनस हो गई, तो ये वाला जो b था ना नीचे, ये नहीं लिखा जाएगा, ख़त्म हो गया। अब जब ये तीनों चीज़ें ख़त्म हो गई तो बताओ बाकी क्या बच गया? ये भाई पैरेंथेसिस वैल्यूज़, ये जो ब्रैकेट में बची हुई हैं वैल्यूज़, ये बच गई। अब इनको लिख दो। ये आ गया 3 टाइम्स b प्लस 5 टाइम्स a स्क्वेयर। ब्रैकेट लगा दें, अगर नहीं लगानी कोई हर्ज नहीं। अब इसको सिंप्लीफाई करें। 4 टाइम्स a टू पावर 6 माइनस 3, बताएं जी, 6 माइनस 3 3, बाकी बच गया 3। और b टू पावर 7 माइनस 4, ये भी 3। नीचे आया 3 टाइम्स b प्लस 5 टाइम्स a स्क्वेयर। तो ये आपका हुआ जी आंसर। बस ये एक छोटी सी टेक्निकल चीज़ थी यहाँ पर समझने वाली, जो मैंने आपको बड़ी डिटेल के साथ लंबा करके सवाल, इतना बड़ा ड्यूरेशन करके समझा दिया। क्वेश्चन नंबर 12, बिल्कुल यही प्रोसीजर है, सेम एज। करना तो आपको चाहिए था लेकिन फिर भी मैं करवा रहा हूँ। ये आया जी क्वेश्चन नंबर 12। 18 टाइम्स m टू पावर 5 x टू पावर 3 और डिनोमिनेटर में है 27 टाइम्स m टू पावर 4 x टू पावर 8 माइनस 36 टाइम्स m टू पावर 6 और x टू पावर, ये भी 6 है जी हमारे पास। चलो भाई शुरू हो जाओ। जो प्रोसीजर यहाँ पर किया है ना, समझा है,
जहन में ले आओ, वही प्रोसीजर यहाँ पर करो। देखो यहाँ पर भी न्यूमरेटर में हमारे पास सारी वैल्यूज़ मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है जैसे यहाँ पर थी। तो क्या करना है पहले स्टेप में, एज इट इज़ ड्रॉप डाउन कर देना है, जैसे वो हैं वैसे लिख देना है। ये लिख दिया 18 टाइम्स m⁵ x⁵ 3। अब डिनोमिनेटर में आ जाएं जी, डिनोमिनेटर में चेक करें। डिनोमिनेटर में हमारे पास है 27 टाइम्स m⁴ x⁵ 8। अच्छा पहले ये 27 और 36 इसका फैसला करते हैं। कोई ऐसा टेबल बताओ जिसमें दोनों वैल्यूज़ आती हों, 36 भी आता हो और 27 भी आता हो। 3, हाँ ठीक है, 3 के टेबल में भी आता है। और कोई बताओ, इससे थोड़ा एक्सटेंडेड बताओ। 6 नहीं, 6 के टेबल में 36 आता है, 27 नहीं आता। और बताओ 9, शाबाश, 9 3 27, 9 4 36। अब हम ऐसे करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं 9, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर किया था बिल्कुल वैसे ही। दो वैल्यूज़ हमारे पास आगे और बचनी है, x और m, इनकी जगह हम छोड़ देते हैं। ये जगह हमने छोड़ दी, यहाँ ब्रैकेट क्लोज की। सेंटर में सिंबल कौन सा है हमारे पास, माइनस, तो यहाँ पर हमने माइनस लगा दिया। अब हमने यहाँ पर कांस्टेंट लिखना है। 9 का टेबल जब पढ़ें तो कितने टाइम्स जाता है 27 पर, 3 टाइम्स, तो यहाँ पर आ गया 3। तो अब इस तरफ भी कांस्टेंट पहले लिख लेते हैं, m और x जो है इसको बाद में सॉल्व करेंगे। अच्छा मैं ये आपको ना समझाने के लिए इस तरह कह रहा हूँ कि बाद में सॉल्व करेंगे, ये ना हो कि आप बाद में सॉल्व करते करते भूल ही जाएं कि m और x भी लिखना था, ये ना कर बैठना। अब यहाँ पर आ जाएगा 36, 9 4 36, यहाँ पर 4 आ गया जी। अब बताओ बाकी वैल्यूज़ जो हैं उनको कैसे लेके आएँ, m⁴। अब मैं यहाँ पर नहीं लिखूँगा, जो पहला प्रोसीजर किया ना वो आप अपनी नोटबुक पे लिखते लिखते रहो, उसके ऊपर लिख लो और सॉल्व करते रहो। m⁴, m⁶। अब जहन में समझो 4 मरतबा है m, m डॉट m डॉट m डॉट m 4 टाइम्स है, और 6 टाइम्स है फिर m डॉट m। कितनी दफ़ा कॉमन हुआ, 4 टाइम्स। भाई एक में है 6 दफ़ा, एक में है 4 दफ़ा, तो कितनी दफ़ा कॉमन हुआ, 4 टाइम्स। तो m⁴ हमने कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर m⁴ था तो कुछ भी नहीं आएगा, m यहाँ से गया बाहर। यहाँ पर m⁶ था तो यहाँ m² बच गया, m² स्क्वेयर्ड। अब यहाँ पर है x⁴ और यहाँ पर है x⁴ 6। अब x⁴ और 6 में कितना कॉमन है, 6 कॉमन है। यहाँ पर हो गया x⁴ 6। अब 6 कॉमन आ गया तो यहाँ अंदर कितना बच गया, पहली रकम के साथ x⁴ 8 है तो कितना बाकी रह गया भाई 2, और इधर है ही 6 तो लिहाजा 6 बार आया, कुछ भी नहीं बचा, ख़त्म। अब मज़ीद सिंप्लीफिकेशन की तरफ आ जाएं जी। ऊपर है 18, नीचे है 9, टेबल पढ़ें जी। 9 2 18, 9 1 9 एंड 9 2 18। m को क्रॉस करें, यहाँ पर m⁵ है और डिनोमिनेटर में m⁴ है, 4 पावर छोटी है तो ये ऊपर चली जाएगी। ये आया 2, ये जो बच गया था, और यहाँ से आया m⁵ और यहाँ से -4। अब आगे x है तो यहाँ देखो x ऊपर छोटी पावर है, नीचे बड़ी है, तो ऊपर वाली पावर को नीचे ले आओ। इसको हम लिख देते हैं यूँ। अब m नहीं लिखा जाएगा, ये ख़त्म हो गया। 1 तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं होती, x से शुरू करो, x⁴ और आगे ये x⁴ ऊपर जो मौजूद है ये यहाँ पर आके माइनस हो जाएगा, बाकी ब्रैकेट में वैल्यूज़ आ जाएंगी। 3 टाइम्स x² माइनस 4 टाइम्स m²। आए जी m⁵ -1, 5 - 1 कितना होता है जी 1, m⁴ 1। अब 1 पावर नहीं लिखी जाती इसलिए हमने इसको छोड़ दिया, तो m हमने लिखा अकेला तो इसका मतलब है इसकी पावर 1 है। अब x⁴ है 6 - 3, अब 6 - 3 बाकी कितना बच गया 3। अब ये आया 3 टाइम्स x² माइनस 4 टाइम्स m²।
और छोटा सा पोर्शन रह गया वो अब यहाँ कर देते हैं। अच्छा वैसे यहाँ पर भी आप आंसर लिख सकते हैं, बुक में उसने ये किया है कि उसने इस एक्स क्यूब को ना अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो आप भी मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ से हम स्टेप लेते हैं, ये आ जाएगा 2 टाइम्स m और डिनोमिनेटर में अब देखो x से मल्टीप्लाई होगा, 3 तो वैसे ही कांस्टेंट है ना, साथ में कोफिशिएंट के तौर पर आया हुआ है, तो ये लिखा जाएगा। ये आया 3 और x टू पावर 2 प्लस 3। जैसे हमने पावर कॉमन निकाली थी ना, वैसे जब बेसिस आपस में कॉमन होते हैं, सेम होते हैं और मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी पावर्स जमा हो जाती हैं। ये बात आपको पता है, पहले भी बताई जा चुकी है बहुत सारी मरतबा। 3 प्लस 2 ये हमने यहाँ लिख लिया। आ गया माइनस, ये आ गया जी माइनस। उसके बाद है जी 4 और m टू पावर 2 और x टू पावर 3 उसके साथ लिखा जाएगा, क्योंकि इसकी पावर जमा इसलिए नहीं होगी, x टू पावर 3 है जी, इसकी पावर इसलिए जमा नहीं होगी कि एक m है दूसरा x है। तो ये आया 2 टाइम्स m, डिनोमिनेटर में 3 टाइम्स x टू पावर 5 माइनस 4 टाइम्स m स्क्वेयर एंड x क्यूब। ये है जी बच्चों आपका आंसर। 14 क्वेश्चन मुकम्मल हुए। चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमने नोट कर लिया 15 क्वेश्चन। न्यूमरेटर में हमारे पास है x और डिनोमिनेटर में हमारे पास है x माइनस वाई, प्लस है, प्लस के बाद x स्क्वेयर्ड, डिनोमिनेटर में x स्क्वेयर्ड प्लस y स्क्वेयर्ड। अब ये जो x स्क्वेयर्ड है ना, इस x स्क्वेयर्ड से काट नहीं देना, ये कटता नहीं है, क्योंकि इसके यहाँ सेंटर में प्लस है, इन दो वैल्यूज़ के सेंटर में प्लस है, इसलिए ये x स्क्वेयर्ड अकेला इससे नहीं कट सकता, कोई और प्रोसीजर करना होगा। कॉमन देखें, कॉमन भी कुछ नहीं है, इसमें x स्क्वेयर्ड है तो y स्क्वेयर्ड है, कॉमन नहीं है, इधर x नहीं है इधर y नहीं है, इधर भी इसी तरह, इधर y नहीं है इधर x नहीं है, कॉमन कुछ नहीं है, लिहाजा कटता नहीं है। कुछ और करना है, क्या करना है, प्लस करना है, दरमियान में हमारे पास प्लस का सिंबल है। अब ज़रा गौर से देखो कि प्लस करना कैसे है। प्लस ऐसे करना है कि हमने इसका एलसीएम लेना है, और एलसीएम का लेने का तरीका ये है कि क्योंकि डिनोमिनेटर में हमारे पास दोनों तरफ कोई भी कॉमन वैल्यू नहीं है, लिहाजा हम पूरा डिनोमिनेटर इसका भी और इसका भी होल डिनोमिनेटर बतौर एलसीएम ले लेंगे। ये हमने लाइन लगाई, फ्रैक्शन लगाया, और ये x माइनस वाई यहाँ पर x स्क्वेयर्ड और प्लस वाई स्क्वेयर्ड, ये हमने पूरा का पूरा दोनों का डिनोमिनेटर एज एलसीएम ले लिया। अब जो चीज़ है ना, मेन पॉइंट अब समझने वाला है, और वो पॉइंट क्या है, न्यूमरेटर को यहाँ लिखना। अब न्यूमरेटर यहाँ जब लिखा जाएगा ना तो वो बैलेंस होगा, अकेला नहीं आएगा, उसके साथ कुछ और वैल्यू भी मल्टीप्लाई होगी आके, तो वो कौन सी होगी, असल प्रॉब्लम वो होती है। अब ये हमने x को लिखा, न्यूमरेटर आ गया, अब इसके साथ कुछ मल्टीप्लाई होना है, वो क्या होगा। अब ज़रा गौर से देखो, गौर से देखो सवाल को, एलसीएम को भी देखो, और पहली रकम का जो न्यूमरेटर आपने उतारा है उसके डिनोमिनेटर में भी देखो, गौर से चेक करो, यहाँ पर भी देखो और यहाँ पर भी देखो, कौन सी चीज़ ऐसी है जो इसमें और इसमें कॉमन है, ये x माइनस वाई। अब ये जो x माइनस वाई आपके पास कॉमन है ना, आप इसको छुपा दो। जो चीज़ कॉमन हो ना, जो वैल्यू आप न्यूमरेटर की लिख रहे हो, उसका डिनोमिनेटर और एलसीएम में वही रकम कॉमन मिल जाए तो उसको आपने क्या करना है, छुपा देना है। इसको हमने यूँ हाइड कर दिया, छुपा दिया। अब बाकी क्या बच गया, एक्स स्क्वेयर्ड प्लस वाई स्क्वेयर्ड। अब ये वाली रकम हम इधर लिख देंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर्ड और प्लस वाई स्क्वेयर्ड। अब आगे है जी प्लस, ये वैल्यू बैलेंस हो गई। सेम प्रोसीजर इसके साथ करें अगली रकम के साथ। अब यहाँ पर आया एक्स स्क्वेयर्ड और ब्रैकेट लगाई, ब्रैकेट लगाने के बाद यहाँ पर डिनोमिनेटर को चेक करो जी, एक्स स्क्वेयर्ड प्लस वाई स्क्वेयर्ड, इसी डिनोमिनेटर को एलसीएम में ढूंढो, कहाँ पर है, यहाँ पर। तो इसको करना है हाइड, इसको छुपा देना है, और बाकी जो रकम बच जाएगी उसको आपने यहाँ लिख देना है। तो ये जो बचा हुआ पोर्शन है वो है एक्स माइनस वाई, तो ये हमने लिख दिया। अब न्यूमरेटर दोनों बैलेंस हो गए।
अब हमने क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, इनको मल्टीप्लाई करना है। x को x स्क्वेयर्ड से मल्टीप्लाई किया तो x टू पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 तो कितना हुआ 3। अब आगे आया प्लस, ये वाला प्लस, और उसके बाद x और y का स्क्वायर, x इधर से y का स्क्वायर अंदर से, अब आगे प्लस, अब ये x स्क्वेयर्ड x से मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पर भी x टू पावर 3, आगे माइनस, अच्छा ये वाला प्लस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस। अब ये x स्क्वेयर्ड यहाँ से और यहाँ से y, ये हमने लिख लिया, ये आ गया जी x माइनस वाई और इंटू एक्स स्क्वेयर्ड प्लस वाई स्क्वेयर्ड। न्यूमरेटर में ढूंढो कौन सी चीज़ कॉमन है, गौर से देखो, एक्स क्यूब और ये प्लस एक्स क्यूब, ये दोनों कॉमन है जी, एक जैसी रकमें है, दोनों के साथ प्लस प्लस है। एक दफ़ा एक्स क्यूब यहाँ पर है, दूसरी मर्तबा एक्स क्यूब यहाँ पर है, तो कितनी दफ़ा हुआ 2 टाइम्स। तो 2 टाइम्स के लिए आप इसको लिखेंगे 2 टाइम्स एक्स क्यूब, एक दफ़ा ये एक दफ़ा ये। अब ये वैल्यू है एक्स वाई स्क्वायर और ये वैल्यू है एक्स स्क्वायर वाई। अब ये अलहदा रकम है, ये एक अलहदा रकम है, इन दोनों को नीचे उतार दें, ये आ जाएगा एक्स, सॉरी यहाँ पर प्लस आना है, प्लस यहाँ पर आ जाएगा एक्स वाई स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वेयर्ड वाई, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा x माइनस वाई और x प्लस स्क्वेयर वाई प्लस वाई स्क्वेयर। अब कोई वैल्यूज़ कटती नहीं है, यही आपका आंसर है। डिनोमिनेटर को अगर आपकी बुक में मल्टीप्लाई किया हुआ है तो आप मल्टीप्लाई कर दें, अगर आप मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते, यहीं छोड़ना चाहते हैं सवाल को, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कमज़ोर होते हैं, वो कहते हैं हम मल्टीप्लाई नहीं करते, बजाय इसके कि वो मल्टीप्लाई करें और अपने सवाल का बेड़ागर करें, गलत कर बैठें, सारा सवाल ठीक कर आएँ, आखिर में आंसर गलत कर दें। तो बेहतर ये है कि आप इसी को आंसर लिखें, ये आपका आंसर है। मेरा ख्याल है कि ये 5 सवाल आपको काफ़ी हैं आज की प्रैक्टिस के लिए। प्रीवियस क्वेश्चंस भी हैं आपके पास, 10 सवाल पहले भी थे, जिन बच्चों ने उसकी प्रैक्टिस कर ली है बहुत अच्छी बात है, और जिन्होंने नहीं की वो अब कर लें। प्रीवियस लेक्चर को देखें, उसको फॉलो करें और उनकी प्रैक्टिस करें। कल इंशाअल्लाह हम एक्सरसाइज के अगले जो सवाल हैं 16 से लेकर 32 तक, इनके पहले हम इसकी ना फैक्टराइजेशन डिस्कस करेंगे। न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में जो फैक्टराइजेशन आ रही हैं इनको डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये एक्सरसाइज बच्चों को मुश्किल लगती इसलिए है कि यहाँ फैक्टराइजेशन इन्वॉल्व है। ये पहले अलहदा फैक्टराइजेशन समझाई जाती है, फिर इस तरह फ्रैक्शन फॉर्म में जो है उसको लाया जाता, फिर ज़्यादा बेहतर था। चलें, जैसे भी है बुक लिख दी गई। अब पहले हम इसकी करेंगे फैक्टराइजेशन और उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे इंशाअल्लाह। बाकी काम हमारा नेक्स्ट लेक्चर में होगा। और अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये नीचे रेड कलर का बटन, इसे आप प्रेस करेंगे और साथ ही आपको घंटी का आइकन नज़र आएगा, उसको प्रेस करेंगे तो इससे ये होगा कि हमारी जितनी भी आने वाली नई वीडियोस हैं वो आप तक बाकायदगी से पहुंचती रहेंगी। तो अभी प्रेस करें जी बेल आइकॉन को। अल्लाह हाफ़िज़।